नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां चतुर्थ विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर योगाचार्य और कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम ने कहा कि विधानसभा कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को सदन में समान रूप से अपने क्षेत्र से जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने का मौका दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को उनके सफल कार्यकाल पूरा होने पर आभार व्यक्त किया। विधानसभा अध्यक्ष ने भी सभी विधायकों का सदन संचालन के दौरान सहयोग प्राप्त करने के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर्स और मरीजों से मुलाकात की। मरीजों से बातचीत कर उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने दून मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्था को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के दून अस्पताल पहुंचकर चेकअप उन्होंने कराया है। बता दें कि क्रिकेट खेलते वक्त रनिंग के दौरान हाथ में उनके चोट लग गई थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचकर चेकअप उन्होंने किया। इस दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव एस एस संधू भी मौजूद रहे। के वो प्रोटेक्शन के लिए पूरा कच्चा प्लास्टर लगाया है। अभी थोड़ी स्वेलिंग है, जैसी स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी तो पूरा प्लास्टर लगेगा और उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। इसलिए कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सारे रूटीन काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। विद्युत विभाग द्वारा बढ़ाए जा रहे बिजली बिल की दरों के प्रस्ताव को आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। नवीन प्रशाली ने कहा कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही थी, जिस पर सूबे की सभी पार्टियों ने सियासत की। लेकिन अब राज्य सरकार बिजली की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव रख रही है। आपका कहना है कि 4% बिजली की दरों का प्रस्ताव यदि खारिज नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी इसके लिए सड़कों पर उतरेगी। वहीं उन्होंने कहा कि एक और प्रदेश की आवाम महंगाई की मार झेल रही है, तो दूसरी तरफ सरकारें बिजली की दरों को बढ़ाकर लोगों की जेबों में डाका डाल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मंत्री आज 4% और बिजली की दरों को बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में तेजी से बेरोजगारी बढ़ी है। देश में सबसे शिक्षित बेरोजगार दर वाले राज्यों में पहले पायदान पर हम हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश में 2.25 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सेवा में पद रिक्त हैं और राज्य में 28,000 पद रिक्त हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने 9,000 के करीब पदों को मृत कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को रोजगार देने के आंकड़े पेश कर रही है, वे अत्यधिक भ्रामक हैं। जो मेरी जानकारी है 28,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए और इन 28,000 में 9,000 पद जिनको श्री पंत जो उस समय राज्य के वित्त मंत्री थे उन्होंने मृत घोषित किया था। देहरादून में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में फेरबदल का दौर जारी है, जिसको चलते समाज सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देहरादून में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विचारों से सहमत होकर उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को समर्थन देगी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने समाज सेवा पार्टी के लोगों को उनका स्वागत किया। आज ये घोषणा करता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर समाज सेवा पार्टी जहाँ अपनी तैयारी कर रही थी, पूरे विधानसभाओं की समर्थन, पूरे उत्तराखंड का समर्थन माननीय हरीश रावत जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और कांग्रेस पार्टी को देने का ऐलान करता हूँ। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर.ए. राजेश कुमार ने स्थानीय गढ़वाली भाषा में जनपद वासियों के नाम पर एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव
और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ते बहुत जरूरी है सभी लोग घर बैठे निकलकर वोट जरूर देना। देहरादून जिले से टॉप वन जिला बना के उत्तराखंड की उन्नति में भागीदार बना। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों का धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा है कि धान का बकाया भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का आश्वासन सरकार ने किया था, लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पहले समाप्त हो चुका है। फिर भी आज तक किसानों की धान की फसल का बकाया भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण से किसानों का अब काफी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। और जो चीनी मिल पे इतना करोड़ों रुपए खर्च किया और चीनी मिल उसके बावजूद भी आज तक चल नहीं पाई है और रोज चीनी मिल बंद हो जाती है, एक आध घंटा चलती है, चीनी अभी तक बन नहीं पाई है उसकी। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच बंद करने को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऋषेंद्र महर ने सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जब से एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चली है तब से पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई हैं, जिससे आम जन को और महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारणवश जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लग चुके हैं, जिससे पूरे जिले में अफरा तफरी सी मची है। प्रसव पीड़ित महिलाओं को मामूली जांच के लिए भी 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रही है। द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पटरी से उतर चुकी हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत लंबे समय से एनएचएम कर्मी जो है धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और इसको देखते हुए जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ब्लॉकों में है दूर दराज के, वहाँ ताला लगा है। पिथौरागढ़ में मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तहसील तीजम में तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत की मूर्ति स्थापना का उद्घाटन किया है, लेकिन इसमें समय बीतने के बाद अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। साथ ही प्रशासन ने भी मूर्ति स्थापना के लिए धन नहीं दिया, जिसको लेकर स्थानीय लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि झूठे वादों का जवाब चुनाव में दे दिया जाएगा। ग्राम सभा तीजम में महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत जी की मूर्ति का उद्घाटन किया गया था, जो 2 वर्ष बीतने के बाद भी आज तक सरकार द्वारा आज तक इस पे कोई धन स्वीकृति नहीं करी। न पौड़ी विधानसभा की पोलिंग बूथों में व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पोलिंग बूथों की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी शामिल हुए हैं। आरओ पौड़ी आकाश जोशी ने संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों की जानकारी देते हुए कहा है कि साथ ही पोलिंग बूथों पर शौचालय, रास्ता, पानी पीने का और बिजली के साथ ही दिव्यांगों के लिए आने जाने की उचित व्यवस्था करने को कहा है। साहब के द्वारा ली गई है बैठक। इसमें बेसिक हमारा जो उद्देश्य रहा था सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के बीच में समन्वय स्थापित करना। कालाढूंगी में भीम फोर्स बहुजन सेना ने निर्माणाधीन खेल मैदान को अंबेडकर पार्क बनाने, सामुदायिक भवन बनाने, धरना स्थल निर्माण के संबंध में उपजिलाधिकारी कालाढूंगी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए SC/ST कमीशन और केंद्र सरकार को भी अवगत कराया गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यहां पर 42,000 अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। खेल स्टेडियम की अवधारणा अनुसूचित जाति के विकास में बाधा डाल रही है, जिससे के चलते अन्य वर्ग के लोग उनको दबा रहे हैं। और ये तो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बहुजन मूल निवासी सेना द्वारा इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य रोका जाए और जो माननीय SC/ST आयोग को संबोधित है मेरे द्वारा ये उनको प्रेषित कर दिया जाएगा। इनके द्वारा जितने भी ज्ञापन दिया गया इसकी कॉपी दी गई और ये ज्ञापन हमने SC/ST कमीशन एंड केंद्र सरकार को अवगत कराया है और यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 42,000 के समथिंग रहती है। इतनी आबादी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर उस आबादी की अवहेलना की जाती है, उस आबादी को पैरों तले रौंदा जाता है। सितारगंज के महाराणा प्रताप चौक पर ओवरलोड डंपर तेजी गति से मुड़ने के दौरान चौराहे पर पलट गया, लेकिन इसमें कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। बता दें कि इस चौराहे पर सैकड़ों सावरिया किच्छा खटीमा जाने के लिए खड़ी रहती हैं, मगर हादसे के वक्त जहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। प्रशासन लगातार ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, फिर भी वाहन
चालक बेखौफ होकर ओवरलोड माल ढो रहे हैं। सितारगंज के खटीमा रोड स्थित एक दुकानदार ने बीएससी की छात्रा के अंकल कहने पर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया है। इस दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गया है। छात्र का कहना है कि वह दुकानदार के पास बैडमिंटन बदलने गई थी। छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर कोतवाल का कहना है कि पीड़ित की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। हालांकि आपको बता दें कि तहरीर आने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इतना मजबूर है इस टाइम से कभी अपनी जिंदगी के साथ ये तो सामने ओपन है सब कुछ। हमें शॉप में कोई नहीं था, बस अकेले यही व्यक्ति था और इसमें मैंने इससे अंकल कह दिया था। ये उस बात में इसके मन में क्या था कुछ नहीं पता, इसने मुझे गिरा के मारा और इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसके छुट्टी में चोट है और इसके छाती में दांतों वातों से मारा है और हाथ वाथ पे चोट है और उसको इलाज के लिए हमने कुछ एक्सरे की सलाह दी है। देहरादून में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, जिसको लेकर विदेश से वापस लौटे कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद विभाग ने इसके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के कोरोना संक्रमित वो हो गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अन्य लोगों को भी चिन्हित कर लिए हैं जो कि विदेश से वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं और इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस वेरिएंट से संक्रमित होकर देशवासी वापस भारत आ रहे हैं। ऐसे में यह वेरिएंट हमारे देश में प्रवेश कर चुका है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार जांच कर रहा है। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और उसमें जो एक वेरिएंट ओमिक्रॉन जो कि अभी यूरोपियन कंट्रीज में और विदेशों में देखा गया है, उसके लोग जो हैं हमारे जो देशवासी वहाँ से यहाँ चले आए थे इंडिया, वो लोग भी उससे जो है इन्फेक्टेड हैं और उस तरह से जो है ओमिक्रॉन हमारे देश में भी प्रवेश कर चुका है। जसपुर में लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार के दिखाई देने से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते दिनों कई लोग गुलदार के हमले का शिकार हो चुके हैं। पंजाबी कॉलोनी में लोगों ने गुलदार को घूमते हुए देखा है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गुलदार के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि वीडियो के संज्ञान में लेकर कैमरा टैप लगाकर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। जो है निगरानी की जा रही है, रात्रि गश्त कर रहे हैं। आज भी गश्त के लिए टीम जाएगी, उसके बाद अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उच्च अधिकारी को लिखा जाएगा कि पिंजरा लगाने है। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र कटारपुर में हाथियों के एक झुंड ने देर रात गन्ने और गेहूं की फसलों में घुसकर जमकर उत्पाद मचाया और फसलों को बर्बाद कर दिया। फसलों की रखवाली कर रहे किसानों ने ग्रामीणों को और वन विभाग को इसकी जानकारी दी है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं और कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी खनन में लगी हुई है, जिसके चलते समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। काशीपुर में युवा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने दरगाह नियाज अली शाह रहमत शाह बाबा के यहां चादर पोशी कर प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी हैं। इस मौके पर कई किसान नेता मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर आंदोलन के दौरान दरगाह पर चादर पोशी करने की मन्नतें मांगी थी। टिकैत ने प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के साथ आगे की रणनीति को लेकर मीडिया से चर्चा की। यहाँ के किसानों ने जो चादर बोल रखी थी कि भाई हम जब जीत का आएंगे, विजय मना के फतेह मार्च करके तो रहमत शाह की मजार पर चादर चढ़ाऊंगे। सब ठीक ठाक रहे, सब देश एकजुट रहे, सब कुशल मंगल रहे, ये आज प्रार्थना सभी लोग।
विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कालाढूंगी में एसडीएम रेखा कोहली ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की है। इस दौरान एसडीएम ने अपनी अध्यक्षता में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों में तैनात कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। एसडीएम ने कहा कि एक छोटी सी भूल चुनाव की प्रक्रिया में बाधित उसको कर सकती है। सभी कर्मचारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और गाइडलाइनों को सही से समझें और ताकि चुनाव के दौरान किसी को परेशानी ना हो। था हमारे जो सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। इनकी ट्रेनिंग हुई है और इनको अपनी जा के अपने सारे पोलिंग बूथ चेक करने हैं, क्या हमारे क्रिटिकल हैं, क्या वल्नरेबल हैं। नानकमत्ता में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं इस पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि 22 दिसंबर को कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसी को लेकर हमने प्रशासन से निवेदन किया था कि अपनी मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाएं। इसी को लेकर कमेटी के ही कुछ पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी। इसको लेकर अब हाईकोर्ट के आदेश वहां से जारी हो गए हैं। 4 हफ्ते में चुनाव संपन्न करवाने की बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। सितंबर को कमिश्नर साहब को निवेदन किया था चुनाव के लिए। उन्होंने एजेंट साहब नियुक्त कर दिया था चुनाव अधिकारी और उन्होंने अपनी प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। सभी जो पेपर रिकॉर्ड था वो मंगा लिया था। काशीपुर में बार एसोसिएशन के द्विवर्षीय चुनाव 24 दिसंबर को होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को विभिन्न पदों पर 10 लोगों ने नामांकन कराया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर संजय रोहेला ने, कोषाध्यक्ष पद पर देवेंद्र पाल और अरविंद सिंह ने, साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कैलाश विष्ट ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं मंगलवार को 36 नामांकन आए हैं, जिनमें से अध्यक्ष पद के लिए संजय चौधरी, गिरिजेश खुलवे, अवधेश चौबे के नाम सामने आए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में 27 दिसंबर से 3 दिवसीय मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों और मसूरी विंटर लाइन आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें कार्निवाल की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि कोरोना काल के बाद मसूरी के लोगों और मसूरी होटल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से कार्निवाल का आयोजन कराए जाने का आग्रह किया था। वहीं एसडीएम ने कहा कि मॉल रोड के मुख्य जगहों पर मंच लगाए जाएंगे, जहां पर स्थानीय कलाकार प्रदेश की संस्कृति और कला से रूबरू होंगे, जिसमें साथ ही विभिन्न प्रकार के फन गेम भी आयोजित होंगे। हम लोगों ने ग्रुप में अगर आप टिकटिंग सांकेतिक रूप में 27, 28 और 29 को 11 से 5 बजे के बीच में जो है विंटर लाइन कार्निवल का आयोजन करेंगे और जन सहभागिता के माध्यम से हमें इसको करना है। और इसमें हमने स्थल के बारे में जो डिटेल्स थी उसको आज हमने उस पर विचार विमर्श किया है। पहली बैठक है। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए जाने की मांग को लेकर धर्म यात्रा महासंघ ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। धर्म यात्रा महासंघ का कहना है कि देश में धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून के अभाव में धर्मांतरण कराने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। समय की मांग धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कठोर कानून लाया जाए ताकि इन देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लग सके। देश में कई विदेशी ताकतें आदिवासी और निर्धन वर्ग के लोगों को सोची समझी साजिश के तहत धर्मांतरण करा रही है। हमारा राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन है कि धर्म परिवर्तन के विरोध में एक सख्त कानून, पूरे राष्ट्रव्यापी कानून लगाया जाए ताकि इस धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लग सके। इस निवेदन के साथ धर्म यात्रा महासंघ के लोग आज यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को माननीय एसडीएम साहिबा के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए उपस्थित। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें जिलाधिकारी ने स्वरोजगार योजना वर्तमान 230 आवेदन ही स्वीकृत होने और 169 आवेदनों में ही ऋण स्वीकृत की जाने पर नाराजगी जताई है। जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र में महाप्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर योजना में 100% प्रगति लाएं और सभी बैंकों के साथ प्रत्येक दिन समन्वय स्थापित कर लंबित आवेदनों का निपटारा करें। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अगर काम में प्रगति नहीं आती है तो महाप्रबंधक का भी वेतन रोक दिया जाएगा।
काशीपुर कोतवाली परिसर में पुलिस परिवार एसोसिएशन के तत्वावधान में पुलिस कर्मियों के परिवारों की समस्याओं का निदान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार कुंवर की पत्नी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस दौरान एसपी क्राइम रुद्रपुर तथा काशीपुर के निवर्तमान की जो पत्नी है उन्होंने भी शिरकत की है। इस दौरान पुलिस कर्मियों के परिवारों की महिलाओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही निराकरण किया है। सबसे पहले तो इनकी आवाज़ की समस्याएं होती हैं, उसमें कहीं इनके जो है पानी की समस्याएं हैं, कहीं नाली की समस्याएं हैं। हम लोग अपने स्तर से थोड़ा सा इन लोगों की समस्याओं को जो है निस्तारण करने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। इसी के साथ